Hi, this is Kangna and Vishali on Spotify with Taza Talks. And today we are welcoming our eminent personality, डॉक्टर नेहल शाह, जो एक रुतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर हैं। और ये फाउंडर हमारे बीच में डॉक्टर नेहल शाह जो हैं, वुमेन वेलफेयर के लिए काम करती हैं और ये बहुत कुछ करती हैं, पर मैं चाहूंगी वो अपनी ज़बानी बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, तो बहुत अच्छा लगेगा। सो डॉक्टर नेहल शाह, प्लीज आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। वेलकम मैम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मेरा ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसका नाम ऋतुजा इसलिए है क्योंकि ऋतुस्त्राव ये संस्कृत वर्ड है और ये हमारे पीरियड्स मेंसेस से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी महिलाओं का एक अहम भाग है, इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए और हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स पे काम ज्यादा करते हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को लेके हमारा एनजीओ कार्यरत है। इसलिए हमने इसका नाम ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट रखा है। बेसिकली मैं एक प्रोफेसर हूँ सूरत गुजरात में, 22 साल से पढ़ा रही हूँ और इसके साथ में मैं ये एनजीओ का काम कर रही हूँ। मैं जूलॉजिस्ट हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ये पीरियड साइकिल कौन से प्राणियों से बिलोंग करता है और कैसे ये पूरा इवोल्यूशन में डेवलप हुआ। तो इसलिए मैंने अपना पूरा रिसर्च प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में किया, 8 साल इसके ऊपर काम किया, जिसमें 13 से लेकर 36 साल की महिलाओं को मैंने इंक्लूड किया था। 1000 से ऊपर महिलाओं के ऊपर मेरा काम है और 3 अलग अलग गुजरात के शहरों में मैंने इसके ऊपर वर्क किया था। तो 95 सिम्टम्स थे जिसके ऊपर मेरा पूरा काम है। तो इसलिए मैंने फिर एक संस्था का सोचा कि ये अवेयरनेस एजुकेशन, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है कि महिलाएं क्या क्या चीजों से गुजरती हैं अपने पूरे एक मासिक के दौरान। तो इसलिए मैंने ये ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया और अब इसमें प्रेजेंटली 3 सेक्शंस चलते हैं, मेंटल हेल्थ सेक्शन, रिसर्च सेक्शन और हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम। हम दोनों किस्म के प्रोग्राम करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। इंटर्नशिप्स के लिए स्टूडेंट्स आते हैं जो महिलाओं के रिलेटेड विषयों पे अलग अलग संशोधन करते हैं और फिर उसका हम पब्लिकेशन करते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि सबको इस एनजीओ से लाभ रहेगा और खास करके मानसिक स्वास्थ्य जिसके ऊपर बहुत कम चर्चा होती है, उसको लेकर भी लोग थोड़ा एक्टिवेट होंगे, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी अलग अलग मानसिक चीजों से गुजरती हैं जिसको नोटिस नहीं किया जाता। तो इसलिए हमारा काम मासिक स्त्राव और मानसिक स्वास्थ्य इसको जोड़ के एक अलग ही नीश में काम करते हैं। ओके, सो मैम, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एनजीओ, सोशल वेलफेयर, बहुत सारे कैटेगरीज में ओपन होते हैं, पर आपने इस प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को ही क्यों सिलेक्ट किया? मतलब ऐसा इसके पीछे क्या? यस यस एक्चुअली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को काफी डॉक्टर्स मान्यता ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि मेरे रिसर्च में मैंने हर कैटेगरी के डॉक्टर्स को भी लिया था, उनका सर्वे भी किया था, जिसमें होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक डॉक्टर, साइकोलॉजिकल काउंसलर, साइकाइट्रिस्ट, सबको लिया था। पर काफी सारे लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये सिंड्रोम दुनिया के देशों में हर कंट्री में पाया जाता है जहां महिलाएं हैं और जिनको पीरियड्स आते हैं, वो कभी ना कभी इस सिंड्रोम से गुजरती हैं। इसके तकरीबन 200 से ज्यादा सिम्टम्स हैं और ये हर साइकिल में अलग अलग सिम्टम्स से गुजरती हैं। और फिर आप कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो इंडिया में तो इसके बारे में, क्योंकि मैंने 2013 में पीएचडी कंप्लीट किया और मेरा उसके पहले 8 साल का काम था, तो तब तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, वेबसाइट्स नई नई बन रही थी, एंड्रॉइड फोन्स तो थे ही नहीं। तो उस टाइम पे तो इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था।
तो जब मैंने काम शुरू किया तो इंडिया को नहीं पता था कि पीएमएस क्या होता है। उसका एक ज़्यादा गंभीर उससे भी ज़्यादा गंभीर वर्जन है जिसको पीएमडीडी बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर। उसके बारे में तो आज भी इंडियंस को पता नहीं है। तो लोग समझते हैं मेंस्ट्रुअल पेन समझते हैं, अब की तारीख में मेंस्ट्रुअल हाइजीन समझते हैं, पर जो पीरियड्स आने के टाइम पे 10-12 दिन जो मेंटल जगल चलता है लेडीज के माइंड में, बिहेवियर में, उसको कोई नहीं पकड़ पा रहा है। लेडीज भी नहीं समझ पाती कि मेरा पीरियड का डेट नजदीक आ रहा है और मुझे उस दौरान वो 10-12 दिन में इतने सारे बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि मैं पीरियड अप्रोच कर रही हूँ। तो ये उनको नहीं पता होता है और उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। तो कई लोग पीरियड आता है तो रिलीव हो जाते हैं। तो ये उन्हें जानना जरूरी है कि ये होता है क्योंकि ये पीरियड का ही एक डिसऑर्डर है। किसी किसी को माइल्ड दिखता है, किसी को बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये अफेक्ट करता है हमारे रूटीन लाइफ में और इसके बारे में कोई एनजीओ सवाल नहीं उठाती है। मैंने बहुत से लोगों को अप्रोच किया था कि क्योंकि मैंने पूरा मेरा पीएचडी एमफिल का खर्चा मेरी सैलरी से निकाला है, तो इतना मैंने पैसा खर्चा किया है, तो उस टाइम पे मुझे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, किसी से फंडिंग नहीं मिला क्योंकि पीएमएस किसी को समझ में नहीं आता है तो वो कंसिडर नहीं करते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं ये तो सबको होता है, ये नॉर्मल है। एक्चुअली ये नॉर्मल नहीं है और ये इसको जितना अच्छे से लेडी समझ जाएंगी वो फेज को अच्छे से डील कर पाएंगी, जो नहीं हो पाता है। तो उसको ये समझाना जरूरी है, उसको एजुकेट करना जरूरी है, उसको ये अवेयरनेस आए कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स दिख रहे हैं जो टेम्पररी है पर हर पीरियड में कुछ कुछ ऐसा होगा। तो उसके रिलेशंस वो मेंटेन कर पाएंगी, उसके आजू बाजू का वातावरण स्वस्थ रहेगा, वरना वो खुद भी डिप्रेस होगी, खुद एक साइकिल से गुजर रही है, आजू बाजू के सब लोग उसकी वजह से परेशान होंगे। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे 2011 में मेरा पहला वेबसाइट लॉन्च किया था जिसमें मैंने पूरा एजुकेशन अवेयरनेस के लिए डेवलप किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। वो अभी भी चल रहा है और उसका भी पूरा कॉस्टिंग मैं मेरे सैलरी से देती हूँ। अभी भी मेरा फंडिंग सोर्स कोई नहीं है। तो ये इंडिया में कोई पीएमएस क्लब नहीं चलता है, मेनोपॉज क्लब चलता है, बट पीएमएस क्लब नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में लोग नहीं बात करते हैं। लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं, पर पीएमएस के बारे में उनको बात करना जरूरी नहीं लगता है, जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको लेके ही हमने काम शुरू किया। जहां तक मैं सुन पा रही हूँ मैम, तो मुझे लगता है कि इस बेसिकली इस टॉपिक को लेके हम बहुत आगे जाने वाले। हाँ, अच्छा अगर ये होए तो बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है, मतलब जो हमें पता ही नहीं था, जब हम जान पा रहे हैं तो आई थिंक पूरे इंडिया को जानना चाहिए। नहीं, और मैंने मेरे थीसिस में अलग अलग सर्वे शीट्स लेके, इसीलिए मैंने इतना बड़ा स्केल रखा था कि 13 से 36 माने वो रिप्रोडक्टिव ग्रुप है जिसमें नॉर्मल पीरियड्स आते हैं। फिर 36 के बाद मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, प्री मेनोपॉज शुरू होता है और 13 से एक्चुअली साइकिल्स बैठती हैं। तो इसलिए वो पूरा ग्रुप कवर किया था और उसमें अलग अलग तरीके से मैंने ये प्रूव किया है कि नहीं, ये सिम्टम्स दिखते हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और उसमें ऐसा भी मैंने देखा है, क्योंकि मैंने अपने सिम्टम्स का स्केल साइकोलॉजिकल और फिजिकल ऐसे दोनों में डिवाइड किया था। दोनों में 45 सिम्टम्स लिए थे और मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा मिले थे। तो ये मेरा बहुत बड़ा फाइंडिंग था एंड दैट इज द रीजन मैं मेरे एनजीओ में मेंटल हेल्थ सेक्शन चलाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी फीमेल्स अपना शेयर नहीं कर पाती हैं। उनमें वो एक सेल्फ लव की डेफिशिएंसी परमानेंट लेवल पे जा चुकी है, जिसको इम्प्रोवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना वो कभी भी मेंटल इश्यू से बाहर नहीं निकलेंगी। तो मेरे मेंटल हेल्थ का सेक्शन का वो एक गोल है कि उसको वो इंसाइट्स मिले कि वो अपना मेंटल हेल्थ स्वस्थ रखें और उसके साथ साथ में ये पीरियड के इश्यूज, क्योंकि ये बहुत ही ये साइक्लिक है और पूरा उसका लाइफ इसी में जाता है।
जब आती है तब से लेके प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, उसके बाद मेनोपॉज, तो ये उसका वो साइकिल कहीं ना कहीं मेंटल अफेक्ट लाता ही है। और अनफॉर्चुनेटली पीरियड्स को लेके जो मेंटल इफेक्ट है उसके बारे में किसी को बात ही नहीं करनी है। सबको हाइजीन की बात करनी है, पेन, फिजिकल पेन की बात करनी है, दवाइयाँ देते हैं फॉर बैक पेन, फॉर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, पर व्हाट अबाउट द इमोशनल ट्रॉमा दैट आई गो थ्रू ड्यूरिंग पीरियड्स, उसके बारे में किसी को बात नहीं करनी है। वो प्री पीरियड्स तो बात ही नहीं करनी है, तो प्री मेंस्ट्रुअल तो आता ही नहीं है। इट्स इवन ड्यूरिंग द पीरियड्स जो इमोशनल स्ट्रेस वो फील करती हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस, उसको भी एड्रेस नहीं किया जाता। तो प्री तो कहाँ एड्रेस करेंगे? तो मेरी कोशिश है कि वो प्री से ही शुरू करें। और उसकी वजह से क्या होगा कि अगर उसको अवेयरनेस आ गई कि ये पीरियड आने की वजह से हो रहा है, तो एटलीस्ट वो अपना कंट्रोल बनाए रखेगी, तो फेज उसका थोड़ा स्मूथली निकल जाएगा, क्योंकि ये उसके पूरे लाइफ का एक मेजर हिस्सा है। जितना जीते हैं उसमें से 70% तो पीरियड्स में जीते हैं। अब 13 से 45 तक ले लीजिए, और फिर मेनोपॉज में भी यही सब मूड स्विंग और क्राई स्पेल और इमोशनल इश्यूज चलते हैं, तो वो 50 तक तो ऐसे ही जी रही हैं। तो उसका मेजर जो वो बोलते हैं ना, जवानी का पूरा उसका आधा टाइम तो इसी जगल में चला जाता है, और कोई सुनने वाला नहीं है। उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, एंड एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि सब बोलती ये तो होता ही है। हाँ, ये और वो खुद भी ऐसा लेते हैं, क्योंकि उसको सुनने में यही आता है, इट इज ओके, ये तो होगा, पीरियड आएगा चला जाएगा। हम बच्चियों को भी यही सिखाते हैं कि पीरियड आता है ना, इसलिए ऐसा होता है, टेक इट नॉर्मल। बट आई डोंट से यू डोंट टेक इट लाइक टू सीरियसली, पर उसके ऊपर काम तो करो, वो तो जरूरी है ना। अगर मैंने ऐसे केसेस देखे हैं ड्यूरिंग माय सर्वे के लेडीज इतनी वायलेंट हो जाती हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, तो वो बच्चों को मारती हैं, पति से झगड़ा करती हैं ड्यूरिंग दिस फेज, और एक बार उसका पीरियड आ गया तो शी इज काम डाउन, फिर उसको गिल्ट होता है कि मैंने बच्चों को क्यों मारा। अच्छा, ऐसा भी होता है मैम? हाँ, ऐसा होता है। आई हैड लॉट ऑफ फीमेल जिन्होंने कन्फेस किया है। एक इंटरेस्टिंग केस आपको बताती हूँ। मैं एक कपल से मिली थी, क्योंकि मुझे 1-to-1 सर्वे करना होता था, तो मैं रोज जाती थी सर्वे के लिए, और वो भी पोस्ट जॉब। तो मैं अपना स्कूल, तब मैं स्कूल में जॉब करती थी, तो स्कूल खत्म करके 4 से 8 मैं जाऊंगी, और छुट्टियों के दिन में पूरा पूरा दिन सर्वे करती थी। तो उस टाइम पे एक कपल ने मुझे बताया था कि उनके बहुत झगड़े होते थे, और वो लोग डिवोर्स तक पहुंच चुके थे। और फिर ऐसा हुआ कि उनके क्लोज फ्रेंड कोई थे जो खुद लॉयर थे, उनसे उन्होंने डिस्कस किया कि हम साथ में नहीं रहना चाहते, हमको डिवोर्स चाहिए। और फिर उसने देखा कि ये कपल तो सब ठीक है, ऐसा क्या हो गया कि मुझे डिवोर्स तक ये लोग मेरे साथ बात करने के लिए आ गए। देन उन्होंने इंडिकेट किया कि आपको बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है। सो हस्बैंड ने बताया कि मेरे से अननेसेसरी झगड़ा करती हैं। फिर उन्होंने कोशिश की टू ऑब्जर्व कि उसका झगड़ा कब होता है। देन वो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि आप मार्क कीजिए, ऐसा तो नहीं है कि पीरियड्स आता है तब आपका झगड़ा होता है, मैक्सिमम होता है, और फॉर नो रीजन वो आपसे झगड़ रही हैं। और फॉर्चुनेटली दे कुड फाइंड कि दैट वाज द टाइम जब उसका मैक्सिमम अननेसेसरी, कोई श्योर रैशनल लॉजिक रीजन के बगैर वो लेडी झगड़ती थी, और फिर वो लोग समझे कि शी गोज थ्रू दिस प्रीमेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया, वो मैरिज बच गया। वरना ब्रेकअप हो जाता अननेसेसरी, और बेचारे अननेसेसरी 2 लोग बिछड़ जाते हैं, बच्चे पता नहीं क्या होता। तो अब ये अवेयरनेस उनको आई कि ये प्रीमेंस्ट्रुअल में ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं, तो उसको वो समझने लगे कि इसको भाई जाने दो, बोल रही है तो झगड़ा नहीं करना है, इसको ज्यादा जवाब नहीं देना है, इट इज फेजिक। और वो जब नॉर्मल हो जाती है तो एवरीथिंग इज नॉर्मल, उनका शादी बच गया। सो दिस वाज टोल्ड बाय समबडी, ये रियल लाइफ केस है। अब ऐसा क्या क्या होता होगा, तो वो दिक्कत है। अब कैसे समझाएं लोगों को कि इसको निग्लेक्ट ना करें, ये जरूरी है। और जो लेडीज को वो टैग देते हैं ना कि इसका नेचर तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो कैसी है, कभी खुश हो जाती है, कभी बिगड़ जाती है, इसको खुश रखना मुश्किल है। वो मूड चेंज इज अ रीजन ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, एंड दैट हैज समथिंग टू डू विथ योर साइकिल, यू कांट डिनाई दैट।
और वो हमें नहीं पता होता है कि किसमें क्या हार्मोन कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, तो वो मूड चेंज उसके कंट्रोल में भी नहीं है। तो इसलिए हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेडीज को देना जरूरी है कि वो हमेशा हर एक दिन, क्योंकि साइकिल तो मंथली होता है ना, वो 4 दिन का थोड़ी होता है, तो पूरे मंथ उसमें हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी पिकअप में आ रहे हैं, कभी स्लो डाउन हो रहे हैं, वो उसके कंट्रोल की बाहर की चीज है। तो हमें उसको कभी कभी वो बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ना है कि भाई उसका मूड नहीं है, तो मेरी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। तो वो अब लेडीज को समझ में आएगा तो वो कंट्रोल कर पाएगी, और वो अपने फैमिली से शेयर कर पाएगी, हस्बैंड को बोल पाएगी कि प्लीज मुझे ना पीरियड्स के टाइम पे ये सब बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे से झगड़ा हो जाता है, मुझे रोना आता है, ये शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर वो शेयर कर लेंगे तो फैमिली सपोर्ट भी डेवलप होगा, पर वो नहीं हो पा रहा है। अब नो डाउट यंगस्टर्स हैं, उनमें ये थोड़ा वो खुले हैं, बट फिर भी अ लार्जर मास इन इंडिया सफर्स फ्रॉम साइलेंस, वो नहीं बोल पाते हैं, लेडीज ये कन्वे नहीं कर पाती हैं। सो दैट्स द ट्रबल कि प्री मेंस्ट्रुअल कहाँ डिस्कस करें। जी मैम आपने एक बहुत अच्छा कहा, दिस इज समथिंग पीपल डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, एंड द बेस्ट पार्ट इज फीमेल्स तो हम लोग अपने आप को सबसे आखिरी में, अपनी ही लाइन में सबसे आखिरी में रखते हैं। तो एज अ सोशल वर्कर आप इसके अंदर क्या, एज एन सोशल वर्कर आप इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो टू द लाइक वुमेन्स वेलफेयर के लिए? इसमें मतलब हम किस तरह से इस चीज को आप आगे प्रमोट कर सकते हो? देखिए, मैंने अपने स्टडी में ऐसा पाया है कि बेसिक रूट कॉज है माइंड, बिकॉज फिजियोलॉजी को आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय एक्सरसाइज, डाइट, फूड, लाइफस्टाइल चेंजेस और थोड़ा योगा वगैरह से, पर फिर भी वो हार्मोन तो रहेगा। तो अब आपको सारा रूट कॉज साइकोसोमेटिक ज्यादा रहता है, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे एंगर, इरिटेशन, मूड स्विंग्स हैं, क्राई स्पेल्स हैं, ये ज्यादा लेडीज में रहते हैं। और ये इसका कहीं ना कहीं रूट है क्योंकि आपके पास कोई आउटलेट नहीं है और आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं। नो, हमारे में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम हमसे प्यार नहीं करते, हम चाहते हैं दूसरे हमसे प्यार करें, पर आप अपने आप को तो प्यार नहीं करते हो, आप अपने आप को ज्यादा पसंद नहीं करते हो। आप अपने आप को कब पसंद करोगे? जब आपका हस्बैंड 2 अच्छे शब्द आपके लिए बोलेगा तो आपको लगेगा नहीं मैं अच्छी हूँ, पर अगर उसने नहीं बोला तो आप अपने आप को तो अच्छा कभी बताते ही नहीं हो। कोई कहेगा तुम अच्छी दिख रही हो, तो वो वैलिडेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं हम दुनिया से वैलिडेशन चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कोई आपको बताए आप कैसे हैं, और अगर वो जो बता रहे हैं वो होगा तो आप अपने आप को अच्छा मानेंगे। तो समवेयर लैक ऑफ सेल्फ लव लीड्स टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, विच इज लीडिंग टू कंफ्यूजन, जिसकी वजह से क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आती है। क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अपने आप को सही सही प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हो। इसलिए लेडीज ज्यादा इजीली शेयर नहीं कर पाती हैं, तो और वो ठीक ठीक बता नहीं पाती है कि उसे क्या हो रहा है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो समझने के लिए उसको पहले अपने आप को जानना जरूरी है, अपने आप को एक्सेप्ट करना जरूरी है। वो सब तभी होगा जब आप अपने आप को प्यार करना शुरू करेंगे, अपने आप को एक स्पेस देना शुरू करेंगे। सो मेरी कोशिश ये रहती है थ्रू माय एनजीओ एज एन सोशल वर्कर कि मैं लेडीज के लिए ऐसे प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स करूं जहां उनको मैं जोड़ पाऊं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को फोकस करेंगे तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी सुधारेगा। इट इज वाइस वर्सा। अगर आपका बॉडी ठीक है पर आप मानसिक तौर पे खुश नहीं है, तो वो आपका स्वास्थ्य आपको हेल्प भी नहीं करेगा, आप उसको और बिगाड़ेंगे। तो प्रोग्राम्स में ऐसे करना कोशिश करती हूँ कि एक तो अवेयरनेस रहे, उनको अवेयरनेस मिले अलग अलग डिजीजेस के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, और उनको एटलीस्ट सेल्फ हेल्प के टूल्स मिले तो दैट वो अपने आप अपने ऊपर काम कर पाए, उनको किसी की जरूरत ना पड़े। तो मैं ऐसे प्रोग्राम ज्यादा करती हूँ जिसमें उनको एक इंसाइट हो, उनके पास ज्यादा सेल्फ हेल्प के इम्प्रूवमेंट के टूल्स हो, जिसकी वजह से वो अपना खुद का काम कर सकती हैं और अपने अंदर चेंजेस लाके फिर दूसरों को जो प्रोजेक्ट करना चाहती हैं वो हो। और दूसरे लोगों के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि
इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। सो जो लोग भी मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ आप हमारे यहाँ बहुत सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके एप्लीकेशंस हैं जो बच्चे यूज करते हैं, बच्चियां यंगस्टर्स ज्यादा यूज करती हैं, फोन के ऊपर अपने साइकिल्स को रिकॉर्ड करती हैं, सो उन्हें याद रहे कि मेरा कमिंग साइकिल कब है। पर कोई प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल का एप्लीकेशन नहीं है। तो हमें चाहते हैं कि एक तो इंडियन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में ऐसी चीजें आए, क्योंकि ये सारी चीजें गांवों तक नहीं पहुंचती, कस्बों तक नहीं पहुंचती, सारी लेडीज इंग्लिश नहीं समझती हैं। तो वो उनकी मानसिक स्वास्थ्य, उनका प्री मेंस्ट्रुअल हेल्थ हम कैसे सुधारेंगे जब तक हम उनकी लैंग्वेज में नहीं पहुंचेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ जब कोई अप्रोच करता है तो उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम कोई एप्लीकेशन बनाएं जिसमें प्री मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, अपनी इंडियन भाषाओं में चीजें बताएं तो लोग और इसको समझ पाएं, उन तक ये चीजें इजीली पहुंचे। तो वो एक मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि अब सभी लोग यूट्यूब वगैरह के माध्यम से जुड़ते हैं, गांव में भी जुड़ते हैं, तो और छोटा छोटा सीख गए, पेटीएम करना, गूगल पे करना। तो अगर उनको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा तो उनको क्या है, जो ये शर्म है, हेजिटेंस है कि मैं ये प्रॉब्लम कहाँ जाके बताऊं और कैसे बोलूं, इसका क्या सॉल्यूशन है, उसको वो एप्लीकेशन में मिल जाए और वो अपने आप उसमें से अपना ढूंढ लें और उसको जवाब मिल जाए, जो हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। इंडिया में अभी भी इसके टैबू स्टिग्मा है कि हम मेंसेस के बारे में खुल के बात नहीं कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो मानसिक बीमारियों के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई किसी को बताएंगे कि मुझे डिप्रेशन जैसा लग रहा है तो वो आपको पागल के उसमें मोल्ड में डाल देगा, तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे। तो वो पूरा एक लेबल चढ़ जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हैं। तो एप्लीकेशंस हमें बनाना जरूरी है। लोग जुड़े, 2-4-5 एनजीओज मिलके प्रोग्राम्स करें, दूर दूर अर्बन जोन्स में, रूरल जोन्स में प्रोग्राम्स करें, तो सबसे पहुंचना जरूरी है अलग अलग भाषाओं में। मेरी बहुत इच्छा है कि कोई एक, जिनको लिटरेचर में इंटरेस्ट हो, तो हम क्यों एक कार्टून बेस्ड बुक नहीं बना सकते, जैसे ऐसी चीजें लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो जो यंग बच्चियां हैं 13 साल की, 14 साल की, उनके लिए क्या हम एक कार्टून स्टोरी बुक प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिसमें साइंटिफिक बैकग्राउंड से लेके स्टोरी के फॉर्मेट में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, थोड़ा हाइजीन वगैरह सब इंक्लूड करके एक बुक निकाली जाए जो अलग अलग भाषाओं में हो, और वो बुक्स गिफ्ट की जाए तो वो बच्चे अपने आप पढ़ के उसमें से सीखेंगे। तो अगर करना है तो इसको बहुत से लेवल्स पे लेके जा सकते हैं, पर इसके लिए फंडिंग चाहिए। इसके लिए जो लोग ऐसे एनिमेशन एरियाज में काम करते हैं, खास करके इंडिया में, उन्हें आगे आने की जरूरत है। तो इन चीजों पर काम ज्यादा होगा। अदरवाइज ये वैसे ही, जैसे मैं इतने सालों से लड़ रही हूँ कि भाई पीएमएस के बारे में कुछ काम हो, नहीं हो पा रहा है, क्लब्स नहीं हो रहे हैं। मैंने खुद सोचा है कि मैं दिसंबर से दिवाली के बाद पीएमएस क्लब शुरू करूंगी, पर ऐसे ज्यादा क्लब्स आने जरूरी हैं जहां लेडीज को एक फ्री स्पेस मिले अपना डिस्कस करने के लिए, और उसमें से ही उसको मिसकंसेप्शन और साइंटिफिक एस्पेक्ट क्लियर हो जाए। तो एक शेयरिंग बैकग्राउंड भी रहेगा, साइंस भी मिलेगा, उसको सॉल्यूशंस भी मिलेगा, क्योंकि पीएमएस के इतने 200 से ज्यादा सिम्टम्स हैं, पर ये क्योरेबल नहीं है। हर सिम्टम्स का अलग सॉल्यूशन, तो इसका कोई ऐसा तोड़ नहीं है कि ये कर दिया तो पीएमएस चला गया। तो ये हमेशा रहेगा, जब तक वो रिप्रोडक्टिव साइकिल में है, उसको कुछ ना कुछ स्केल में पीएमएस आना ही है, जाएगा नहीं, आएगा। और जिनको पीएमएस है, ऐसे रिपोर्ट्स और रिसर्च है कि उसको पेरीमेनोपोजल में भी तकलीफ रहेगी, क्योंकि वहां पे भी वो इमोशनल एस्पेक्ट, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेंगे। तो हमें उसको डील करने के लिए उसको पहले से रेडी करना है, तो उसका एटलीस्ट थोड़ा स्मूथली वर्क हो जाए, वो आराम से अपनी लाइफ जिए। कि लेडीज में की लाइफ में बहुत रोलर कोस्टर होते हैं, तो ये एक एडिशनल है हर महीने तो क्यों उसको बिगाड़ना है। और पीरियड पॉजिटिविटी नहीं है, हम पीरियड को हमेशा कोसते हैं, तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि वो भी एक एब्यूजिव एस्पेक्ट हो गया कि हमारे अंदर पीरियड आना बहुत हेल्दी बात है, पर वो हम उसको समझा ही नहीं पाते हैं कि पीरियड आना हेल्दी बात है। तो वो हमेशा पीरियड को कोसती हैं,
तो इसलिए क्या होता है, वो सिम्टम से जूझ नहीं पाती है, उससे ही निकल जाती है। मैम इसमें एक चीज जैसे अभी आप बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें मिला हुआ है एंड बीइंग एन फीमेल बाय डिफॉल्ट ये सबको गॉड गिफ्ट है, जैसे कहते हैं ना गॉड गिफ्ट है ये गॉड गिफ्ट है जो हर औरत को मिला हुआ है। मगर आप मतलब मैं एक बात जानना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे जैसे ये बहुत सारे मिथ हैं जो जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोगों को इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है, बीइंग एन फीमेल हमें इन सब चीजों के बारे में मालूम नहीं है, हमें ये मालूम है कि ये प्रॉब्लम होती है, ये पीरियड्स आने वाले हैं तो ये प्रॉब्लम होगी, अभी इतने क्रैम्प्स आएंगे, ये होगा वो होगा, मूड स्विंग्स होंगे, इन सब की नॉलेज हमें है, मगर एग्जैक्टली ये इस वजह से होता है। आज आपने ये बात समझाई, तो ये सब चीजों को हमने मतलब बीइंग एन फीमेल हम लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, मगर हमारी सोसाइटी आज भी हमें इतनी जगह नहीं देती कि हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें। सही बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है शायद हमारे लिए यही आती है कि वी कैन नॉट स्पीक अप एंड कम अप विद द डिस्कशन कि भाई ये प्रॉब्लम है, लेट्स सॉल्व इट। इसका एक कारण ये है कि हम उसको प्रॉब्लम के हिसाब से देखते ही नहीं है, वी टेक इट वेरी कैजुअली, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड ये सिर्फ पीरियड्स के इश्यू के नहीं, पूरा फीमेल का हेल्थ हम उसको पूरा कैजुअल लेते हैं। मदर्स आप देखिए, माएँ तब तक काम करती रहेंगी जब तक वो उसको बीमार है, मे बी बुखार आ रहा है, फिर भी वो काम करेगी। जब उसको लगेगा अब मैं गिर जाऊंगी तभी वो डॉक्टर के पास जाती है, तब तक वो दवाइयां भी नहीं खाती हैं। उसको लगता है चल रहा है ना, होता है, पैर में तो दुखता है, बैक तो दुखती है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत, ये जो चीज है ना अपने को निग्लेक्ट करने की। और हमारी सोसाइटी ने ये बनाया है कि आप पहले फैमिली को रखो, पहले हस्बैंड आएगा, बच्चे आएंगे, पेरेंट्स का ध्यान रखो, उसके बाद आप अपना ध्यान रखो। जैसे हमारे सिस्टम में, ट्रेडिशनल सिस्टम में, खाना भी लेडीज हस्बैंड के बाद खाती हैं, सबको खिला के फिर खाती हैं, ठीक है। अभी इंडिया में 2 किस्म की लेडीज हो गई हैं, एक जो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, जिसको घर में रहना ही नहीं है, ऐसे भी लोग उसको घर में नहीं रहना है, उसको लगता है मेरी सारी इंडिपेंडेंस छीन लिए, मैं कुछ नहीं करूं, मैं बाहर ही काम करूंगी, तो वो भी गलत है। पर एक बैलेंस आपको बनाना है कि आप ना एकदम निग्लेक्ट हो जाए, ना टू मच सेल्फ सेंट्रिक हो जाए। अगर आप एकदम सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे वो भी अच्छा नहीं है, फिर आप सेल्फिश बन गए। पर ऐसा नहीं है कि आपको अपना एक स्पेस नहीं देना है। आप काम कब कर पाएंगे, जब आपने अपना एक स्पेस दिया है। तो ज्यादातर लेडीज का ये नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपनी स्पेस निग्लेक्ट करती हैं, निग्लेक्ट कर देती हैं, इसलिए उसको अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम ही नहीं रहता है। Exactly. अंदर इतनी पड़ी रहती हैं, और इसलिए जो 40 के ऊपर की लेडीज हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब सेटल हो जाता है, उनके लाइफ में बहुत वैक्यूम क्रिएट होता है। उनको लगता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि पूरा लाइफ उन्होंने बच्चों के पीछे, फैमिली के पीछे दे दिया, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब सडनली टाइम हो गया, बहुत सारा टाइम मिल गया, तो ये गलत है कि आप अपना एक स्पेस ना बनाएं। आपको अपना खुद का एक स्पेस बनाना है, और इसके लिए उसमें वो इंसाइट आना जरूरी है। जब तक उसको अंदर से ऐसा नहीं होगा कि मैं भी रेस्ट कर सकती हूँ, मैं फैमिली के साथ खाना खा सकती हूँ, मैं आज बीमार हूँ, एक दिन काम नहीं करूंगी तो चलेगा। वो जो गिल्ट फील आती है ना कि अरे मैंने तो काम नहीं किया, आज मेरी सासू का ये काम नहीं हुआ, आज मैंने ये पूजा नहीं की, वो जो रिजिडिटी आ गई है, क्योंकि हमारे संस्कारों में उसको वैसे ही डाला है कि तुम ऐसा ऐसा करोगी तो तुम अच्छी बहू हो, अच्छी बेटी हो, अच्छी ये हो, तो वो सबमिसिव ज्यादा हो गई है। तो उससे उसको बैलेंस करके बाहर निकलना है, और एकदम से वो कहते हैं ना स्वच्छंदी भी नहीं बन जाना है, हाईली इंडिपेंडेंट। कई लड़कियां फिर मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कुक रख दो, नो ऐसे भी हैं। अब लड़कियां ऐसी आती हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ूंगी, मुझे शादी करनी नहीं है, मैं सिर्फ लड़कों के साथ घूमूंगी, वो भी गलत है, वो भी सही नहीं है। देयर शुड बी अ बैलेंस। और इसमें जिन लोगों को दोनों है, वो एक्चुअली जो बहुत इंडिपेंडेंट है, उनको भी अपनी समझ तो नहीं ही है, सिर्फ उनको ऐसा है कि कोई मेरा दुरुपयोग ना करे तो मैं डोमिनेंट रहूंगी। पर उसको ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को समझ गए, तो अपना तक उनको भी ध्यान नहीं है, भी ध्यान नहीं है, वो क्लैरिटी उनके पास भी नहीं है। पर उसको एक स्पेस उसने लड़ झगड़ के एक डोमिनेंस करके बना दिया है कि नहीं मैं तो जॉब करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, और मुझे तो ये करना ही है। तो
तो इतना वो करके आई है, पर फिर उसका जो पीछे का इंटेंशन है वो तो सॉर्ट आउट हो ही नहीं रहा है। तो हमें वो स्पेस लानी जरूरी है और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है सिंस द चाइल्डहुड। ये पेरेंट्स की एक ड्यूटी है कि लड़कियों को सही दिशा में ट्रेनिंग दे कि आपको ना टोटली इंडिपेंडेंट, फैमिली के बिना आपको चलने नहीं वाला है, पर फैमिली हो तो ही चलेगा, ऐसा भी नहीं है। आपका खुद का एक आइडेंटिटी है और उसको आपको एस्टेब्लिश करना है, पर ऐसे नहीं है कि भाई काम करोगे तो ही वो आइडेंटिटी है, घर में काम करोगे तो ही वो बना रहेगा। दोनों को बैलेंस करना, उसको पहले से सिखाना जरूरी है। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे पास बहुत लड़कियां आती हैं, वो लोग एमएससी क्यों करती हैं? क्योंकि उनको शादी नहीं करनी है, तो वो 2-3 साल पढ़ लो तो पेरेंट्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे भी आते हैं, ऐसी लड़कियां भी आती हैं कि मैं एमएससी करूंगी तो मुझे अच्छा हस्बैंड मिलेगा। ये हर एक सुपरफिशियली काम करते हैं, दैट डज नॉट सॉल्व योर इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ बीइंग हैप्पी। सो ये उसको समझाना जरूरी है, और वो जब तक नहीं समझेंगे, वो जो मेंटल कंफ्यूजन है, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, और बहुत बहुत थिन लाइन रहती है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में। तो वो इनसाइट्स जब तक नहीं आएंगी, ये सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट नहीं होंगे। इट्स असेंशियल कि सारे स्टेक होल्डर्स इसको कंसिडर करें, डॉक्टर्स से लेके, पेरेंट्स से लेके, लेडीज खुद, सब एक प्लेटफॉर्म पर आके ये समझे कि मेंटल हेल्थ और प्री मेंस्ट्रुअल के टाइम की जो हेल्थ है, उसको कैसे हम अच्छे से बैलेंस करके, क्या उसका व्यू हो कि भाई ये चीजें सही सही चले, तभी इसका सॉल्यूशन है, वरना नहीं। Okay. The point is कि we have to make ourselves more aware with the things. यही सिर्फ जान हमारे को, हमें अपने आप को जरूरत, इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है बेसिकली। एग्जैक्टली तो वो इम्पोर्टेंस हम तभी अपने आप को देंगे जब हम अपने आप को पसंद करते हैं, विदाउट एनी वैलिडेशन। तो that is what has to be there. Yeah, that is what is the conclusion I have derived from so much when I meet people in general women. मैंने अपने सर्वे में एक क्वेश्चन रखा था कि आप लाइफ में आपको क्या चीज खुश करती हैं, तो they didn't had any answer, सबने मुझे रॉन्ग आंसर्स दिए थे। बच्चे बड़े हो जाएं, उनका कैरियर बन जाए, मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो जाए, घर वर सब अच्छा है, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो माने आपका लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, जो आपको लग रहा है कि ये मैं अचीव करूंगी तो मैं ज्यादा खुश हूँ, तो हम कई लेवल तक ये सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सारा सेटिस्फेक्शन लेवल वो स्टेक होल्डर्स में ही खत्म हो गया। पेरेंट्स खुश है, बच्चे खुश है, हस्बैंड खुश है, सासू खुश है, सब ठीक चल रहा है, क्योंकि हम वैलिडेशन ढूंढते हैं। तो वो मैम वो अपनी बाउंड्रीज बना लेती है ना। हाँ, बाउंड्रीज बना नहीं है। हाँ, और उसको लगता है यही सही है। और फिर वन फाइन डे क्या होता है, बच्चे बहू के साथ चले गए, मैरिज हो गया, अब मैं क्या करूं? हस्बैंड की दुनिया में वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, रात को मिलेंगे, अब मैं क्या करूं? सासू गुजर गई, घर में कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो वो वैक्यूम हो जाता है, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं कि मैं अपने साथ भी रह सकती हूँ, मैं अपनी कंपनी भी एंजॉय कर सकती हूँ, मैंने अपनी तरफ देखा ही नहीं। तो जब तक हम अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगा तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे कहाँ किसकी हेल्प चाहिए, कहाँ मैं एक्सप्लॉइट हो रही हूँ, कहाँ मुझे एक लाइन बनानी है कि इससे ज्यादा मैं काम नहीं कर सकती, यहाँ मुझे रियली सपोर्ट की जरूरत है। तो वो हम बोल ही नहीं पाएंगे। आप एक्सप्लेन क्या करोगे जब आपको ही नहीं पता आपको क्या चाहिए? तो क्लैरिटी नहीं आती है। और क्लैरिटी आएगी तभी जब आप अपने आप को समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ कि आपका ये सारा जो है डिससेटिस्फेक्शन विद इन, सब काफी लेडीज हैं जिनके पास कितना पैसा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी वो खुश नहीं होती हैं। द रीजन इज दिस कि अपने आप से जुड़ी नहीं पाए, कनेक्ट ही नहीं हो पाए। तो जब तक आज भी ऐसी मदर्स भी हैं, हाँ जी, बेटी को यही सिखाती हैं कि नहीं तुमने तो दूसरे घर जाना है, तुम्हारी यही लाइफ है, तुम खाना सीख लो, तुम ऐसा कर लो। 1000 लेडीज को लेके इंडिया में पीएमएस के ऊपर काम किया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ कि कहीं कोई काम चल रहा है, पर इतना इलेबरेटिव वर्क शायद
नहीं होगा विथ इंडियन सब्जेक्ट्स कि इंडिया में हो, तो इसलिए समझाना डिफिकल्ट रहता है। तो अभी भी वो चीज नहीं आ रही है, वो दिक्कत आती है, पर अब मैं वो सीख गई हूँ कि छोड़ो ना, अपने को काम करना है ना, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो मैंने कंटिन्यू किया है उसको छोड़ा नहीं है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। ओके। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मतलब क्लासेस लेते हो, हाँ काउंसलिंग करते हाँ हो, वर्कशॉप्स लेते हो? हाँ, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करती हूँ। हमारा एक रेगुलर माइंड्स मैटर करके मंथली ऑनलाइन एक मेंटल हेल्थ का सेक्शन चलता है, जिसमें हर बुधवार, माने महीने का पहला बुधवार होता है, वो फ्री सेशन होता है, जिसमें लेडीज कोई भी आ सकता है, मेल्स लेडीज जो भी हैं वो आ सकते हैं। उनको मैं टेक्निक सिखाती हूँ अलग अलग विषयों को लेके। एंगर मैनेजमेंट है, एंजाइटी मैनेजमेंट है, फिर मूड स्विंग्स का मैनेजमेंट है, उसके साथ में साइंस उनको समझाती हूँ क्यों हो रहा है, और उसके टिप्स उनको देती हूँ जो अपने आप वो अपनी हेल्प के लिए हेल्प कर सकते हैं, कि उसको यूज कर लिया, सीख गए। ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, वो उनको सिखाती हूँ। तो वो एक चलता है, और उसमें काफी सारे एक्सपर्ट के प्रोग्राम्स रखते हैं जो अलग अलग विषयों पर पूरा महीना माने हमेशा चलता रहता है वो, पर ये एक वेडनेसडे फ्री रहता है। और दूसरा एक सेक्शन जो है वो हमारा हेल्थ, जनरल हेल्थ का सेक्शन है, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। तो उसमें ऑफलाइन में हम हेल्थ किटी चलाते हैं, तो हेल्थ किटी में हम थोड़ा डाइट, थोड़े गेम्स, उसकी मदद से जो लेडीज आती हैं उनको थोड़ा और अवेयर करते हैं, बट वो थोड़ा फन बेस्ड रखते हैं, इतना सीरियस नहीं, पर उसमें भी लेडीज को हम थोड़ी टेक्निक्स, थोड़ी न्यूट्रिटिव हेल्दी रेसिपीज की डेमोन्स्ट्रेशन सिखाते हैं। उसके साथ में उनको कैसे फूड का चयन करना है, कौन से डिजीजेस में क्या करेंगे, वो वाया गेम्स सिखाते हैं। तो वो ऑफलाइन हमने शुरू कर दिया है, इस महीने से वो चालू हो गया है, बिकॉज मेरा एनजीओ कोविड में चालू हुआ था, तो इसलिए तब ऑफलाइन नहीं कर पाए, पर ये अब चल रहा है। और एक चलता है बुक लवर्स सेक्शन, जिसमें हम महिलाओं के इश्यूज को लेके बुक्स के द्वारा वो क्लब में ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं। तो काफी सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, जैसे महिलाओं में बाल्डनेस, महिलाओं के बाल झड़ जाना, एलोपेशिया महिलाओं में। तो हमने ऐसी लेखिका को बुलाया था जो खुद जिसके बाल झड़ गए थे, और जिसने अपनी स्टोरी बुक के फॉर्मेट में लिखी है। तो हमने उसको बुलाया था कि, और शी वॉज अ बेस्ट एग्जाम्पल, जिसने खुद एडमिट किया कि जब से मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, बाल झड़ जाना मेरे लिए अहमियत नहीं रखता था। तब तक मैं लड़ रही थी कि कैसे मैं बाल बना के रखूं, पर अब मैं वीग नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। तो वो पा चुकी हैं अपने आप को। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे विषयों को डिस्कस करें जो जिसके बारे में बोलते नहीं है, पर जिसके बारे में लिखा गया है। तो उन लेखकों को लाते हैं और उनके द्वारा कोई सोशल सामाजिक इश्यूज होते हैं उसको वो प्रेजेंट करते हैं। एक लेडी आई थी जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिस्कस किया था, उन्होंने भी एक अपनी किताब लिखी है, तो कैसे ब्रेस्ट कैंसर से वो गुजरी, उन्होंने अपना पूरा नोट दिया और फिर टिप्स दी कि आपको क्या मैनेज करना चाहिए। तो क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर जब हम सुनते हैं जिसके ऊपर गुजरी हैं वो इम्पैक्ट अलग है। तो हम वो बुक लवर्स क्लब में ऐसे सेक्शंस में ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इंडिया में वजाइनल म्यूटिलेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, ये साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा स्टिग्मा है। इसमें छोटे बच्चे माने लड़कियां जो होती हैं, जब वो पीरियड्स में आना शुरू करती हैं तो उनकी पूरी योनि वजाइना को स्टिचेस कर देते हैं, उसको पूरा सील देते हैं, और वो भी विदाउट एनेस्थेसिया। इसको जेनाइटल म्यूटिलेशन बोलते हैं, और ये बहुत खराब है। तो हमने एक उसके ऊपर जो साउथ अफ्रीका की लेडी थी, उनकी बुक लिखी गई है, डेजर्ट फ्लोरेस्ट करके। तो वो डेजर्ट फ्लावर का एक रिव्यू आर्टिकल मैंने एक चर्चा रखी थी बुक लवर्स क्लब में, क्योंकि उन्हें समझ में आए कि ऐसा सब भी लेडीज के साथ दुनिया में हो रहा है। वो लड़की भाग गई थी साउथ अफ्रीका से, यूएस भाग के आई, उसके साथ बहुत कुछ हुआ, पर अब वो टॉप की मॉडल रह चुकी हैं और अपना एक फाउंडेशन चलाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को एक इंस्पिरेशनल मिले एस्पेक्ट, कि हम ये सारे जो सेक्सुअल अब्यूज हैं
मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, उसमें से भी उभर के अपना लाइफ बना सकते हैं, कुछ अटक नहीं गया है, आप चलते रहो, ये जरूरी है। तो ये सारे सेक्शंस में एक्टिविटीज चलती रहती हैं। ओके, बहुत, मतलब अब तक ऐसा पॉडकास्ट नहीं किया मैंने, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर कि इसको मैं बहुत, मतलब बहुत आगे ले जाऊंगी मैम। थैंक यू सो मच, मैं इट इज आपको नीडेड। मैं जरूर इसमें आपके साथ कनेक्ट होना चाहूंगी। डेफिनेटली, प्लीज, मैं आपको मेरे अपडेट ग्रुप्स में डालूंगी। अभी 2-3 साल से काम कर रही हूँ, लेट मी टेल यू, 3 साल से एनजीओ काम कर रही है, हमने कोई डोनेशन नहीं लिया है, सारे प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली ही एटीजी 12 रजिस्ट्रेशंस लिए हैं, पर बिकॉज जॉब के साथ बैलेंस करती हूँ तो मुझे सारा कुछ मैं ही काम करती हूँ, मेरे पास कोई स्टाफ टीम नहीं है, अकेले काम करती हूँ। मेरे प्रोग्राम्स का पोस्टर बनाने से लेके एग्जीक्यूट करने तक का पूरा काम मैं अकेली करती हूँ, अलॉन्ग विद द जॉब। तो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स हैं, एज्ड हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, तो सारा मैनेज करके थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। पर 3 साल में एटलीस्ट 1500 लोगों तक जुड़ गए हैं वाया सोशल मीडिया अकाउंट्स, और अराउंड मेरे 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं जिसमें अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग प्रोग्राम से अपना लाभ लिया है। कोविड में मैं रिलैक्सेशन, गाइडेड रिलैक्सेशन सेशंस चलाती थी, मैंने 65 सेशंस चलाए पूरे कोविड में। सो उसमें काफ़ी लोगों को मेंटल हेल्थ में बहुत रिलीफ हुई है। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ये चीज़ें बनती रहें, लोग उसमें लाभ उठाते रहें। तो अब थोड़ा ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाएगी। यस मैम, मैं डेफिनेटली आपकी छत्र छाया में कनेक्ट करूंगी और हम साथ मिलके बहुत सारा काम करेंगे, क्योंकि ये तो एक बहुत अच्छा वेलफेयर भी है वुमेन्स के लिए। हाँ प्लस जी, हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, जिससे जरूर बहुत जरूर, क्या पता कितने लोगों को आपकी सर्विसेज की जरूरत हो जो अब तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। एग्जैक्टली हो सकता है। तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये पॉडकास्ट के माध्यम से पीएमएस की एक सीरीज लाइए, और आप मैं कोई चार्जेस कुछ नहीं करूंगी, पर एक आप चीजें समझाइए लोगों को। एक मैं आपके माध्यम से स्पॉटिफाई को ये एक रिक्वेस्ट भेज रही हूँ कि उनको ऐसे इश्यूज को कवर करना जरूरी है, और वो भी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में। नहीं, हम करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे अब, क्योंकि मैंने इतनी देर में, जब मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अभी तो कहते हैं कि आखिरी सांस तक भी लर्निंग्स खत्म नहीं होती। हाँ, वो तो है। तो मैंने अभी इतना कुछ सीखा है, हो सकता है कि मतलब बहुत सारे ऐसी वुमेन्स हैं, ऐसी गर्ल्स हैं, ऐसी टीनेजर्स हैं जहां पर आपकी जरूरत है, एंड ये हेड्स ऑफ टू यू कि आप अकेला कर रहे हो सब कुछ। हाँ, टीम नहीं है, ढूंढ रही हूँ लोग के टीम बने और जेन्युइन लोग मिले, क्योंकि मैंने ऋतुजा इज लाइक अ वेरी डियर एनजीओ टू माय हार्ट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका इंटेंशन प्योर बना रहे, उसका इंटेंशन ऐसे लोग आ जाएं जो पैसे कमा रहे हैं। कई लोगों का ऐसा भी इंटेंशन है, कई मुझे ऑफर्स आती हैं कि आप अपने एनजीओ से हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए, वो प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। आई एम लाइक, इट्स माय एनजीओ इज नॉट फॉर दैट, मुझे उसमें से कमीशन नहीं बनाना है, इट इज नॉट फॉर दैट थिंग, इट वर्क्स जेन्युइनली। और हमें पैसे इसलिए चाहिए कि भाई प्रोग्राम्स कर पाए, जहां हमको वो खर्चा निकालना है, इसलिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर अच्छे पैसे आते हैं तो अच्छे प्रोग्राम्स हो पाएंगे, प्लेटफॉर्म थोड़ा बढ़ेगा तो वो खर्चा निकल जाएगा, इतना ही हम चाहते हैं। वी डोंट वांट टू मेक एनजीओ। प्लस जो वुमेन्स, जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर पाती, अगर हम उनके लिए कुछ कर लें, एग्जैक्टली और एटलीस्ट पहुंच पाए, अगर थोड़ा स्टाफ आएगा तो थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं कहीं और एनर्जीज यूज कर पाऊंगी। तो वो स्टाफ को भी तो सैलरी देना है, तो एटलीस्ट वहां से भी एटलीस्ट कोई जुड़ रहा है। और हम उसको जितने बच्चे मेरे यहाँ 7-8 बच्चे काम करके गए हैं, तो मैं कभी भी उनको ऐसे, माने वो ऋतुजा से काम करके चले गए, तो ऐसा नहीं रखते कि ये बच्चे इनका काम खत्म हो गया, अब छूट गए। दे आर अ फैमिली ऑफ ऋतुजा परमानेंटली। सो जो हमसे जुड़ जाते हैं, दे आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। सो मेरे बहुत से बच्चे काम करके गए हैं, सब अभी भी जुड़े,
कभी भी आ सकते हैं। करूंगी मैम, पूरा मैं आपका 100% आपको दूंगी अपना, और मैं कोशिश करूंगी जो हमारी साथ टीम में अगर जुड़ते हैं तो वो अपनी एक जेस्चर से जुड़े कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपना कुछ देना चाहती हाँ, नहीं, हम आई डू अप्रिशिएट। सो मेरे जितने भी एक्सपर्ट्स आए हैं, स्पीकर्स, मैं उनको कोशिश करती हूँ कि उनको कहीं कुछ अप्रिसिएशन जाए, पर उसके लिए हम व्यूअर्स से कुछ चार्ज नहीं करते। सो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने अभी तक उनसे कभी कोई पैसा नहीं लिया है। मेरे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो आइदर मेरे टर्म्स पे आते हैं, या फिर मैंने उनको कोई सर्टिफिकेट देना है, अप्रिसिएशन लेटर देना है, कोई गिफ्ट देना है, तो वो मेरी संस्था से जाता है। और संस्था को चलाने के लिए मेरा सैलरी, मेरे पापा मेरे सैलरी में थोड़ा ऐड करते हैं, ऐसे करके अभी चल रहा है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, आपका काम सही है, इंटेंशन सही है, तो पैसे आने हैं, वो कहीं से भी आएंगे। बिल्कुल मैम। आपका इंटेंशन श्योर होना है। एड्रेस कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ्स सराउंडिंग मेंस्ट्रुएशन की, आपको बोलते हैं या वुमेन्स को बोलते हैं, गर्ल्स को बोलते हैं, आप इस टाइम में ये मत करो, वो मत करो, चप्पल मत पहनो, आटा मत गूंदो, मंदिर में मत जाओ। सो आपको क्या लगता है, ये सब सही है या? नहीं, एक ऋतु विद्या के ऊपर बुक आई है, एंड आई थिंक सबको वो बुक पढ़ना जरूरी है। देयर इज लिटिल स्पिरिचुअल साइंस बिहाइंड नॉट एंटरिंग इनटू द टेम्पल्स। उसके ऊपर स्टडी हुआ है, क्योंकि शबरीमाल करके जो साउथ में टेम्पल है उसमें मना है कि लेडीज को वहाँ पीरियड्स के दौरान नहीं जाना है। तो उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हुआ है, और उसमें ऐसे फाइंडिंग्स पाए गए हैं कि आप ना जाएं तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। उसका मैंने जो भी मिसकंसेप्शंस है सब टोटली रॉन्ग है और टोटली राइट है, ऐसा नहीं है। देर इज सम बेस समवेयर। जैसे पहले के जमाने में लेडीज को रेस्ट करने को टाइम नहीं मिलता था, तो एटलीस्ट ये 4 दिन वो आराम कर पाती थी, उसको सब कामों से छुट्टी हो जाती थी, तो वो एटलीस्ट अपने बॉडी माइंड को रेस्ट दे पाती थी। तो मुझे लगता है कि वो जो बोलते हैं ना कि 4 दिन कुछ छूना नहीं है, आप काम किचन में मत आना, उस बहाने से उसको आराम मिल जाता है। तो वो एक एस्पेक्ट सही है। पर कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं कि मटके को मत छुओ, अचार को मत छुओ, तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, अनलेस कि आपका हाइजीन मेंटेन नहीं है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ अचार छूते हैं तो बिगड़ता है, शायद इसलिए क्योंकि आपका हाइजीन आपने मेंटेन नहीं किया है। तो अगर वो तो आप पीरियड में नहीं है और फिर भी अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो भी बिगड़ेगा। तो वो उनको नहीं पता रहता है कि वो कभी भी बिगड़ सकता है अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया है तो अचार बिगड़ना है। पर उसके पीछे का ये कोई लॉजिक नहीं है कि मटका मत छुओ एंड ऑल दैट। तो हमें वो सोचना है कि शायद पहले के लोगों ने जो रिस्ट्रिक्शंस रखे थे उसके पीछे क्या कोई साइंस है, बिकॉज कई बार हम वो साइंस नहीं जानते हैं। अगर हम वो जान लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अदरवाइज वाला है, उसमें मैंने ऐसा देखा है कि कई लेडीज पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, इमोशनली वीक होती हैं। उनको कोई भी चीज आप बताओ तो ज्यादा दिल से लग जाती है, क्योंकि वो बैलेंस में नहीं होती हैं। तो इसीलिए टेम्पल्स में नहीं जाना, पूजा नहीं करना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो और इमोशनली डाउन हो जाए। तो जो लोग आप पूछिएगा किसी से, काफी लेडीज उस दौरान अगर उन्होंने कुछ वायलेंटली देख लिया या कुछ झगड़ा हो गया तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, सो नहीं पाती हैं एंड ऑल दैट। तो इट्स बेटर कि आप उन सब चीजों से थोड़े अलग रहें। पर ऐसी भी है, मात्रा कम है, लोग हैं ऐसे जिनको पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नो पीरियड प्रॉब्लम, नो पेन, नो इमोशनल इश्यू। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी लेडीज कम है, ज्यादा प्रॉब्लम्स वाली लेडीज हैं जिनको मोर प्रॉब्लम्स होते हैं। पर हमारे यहाँ अभी भी बटे भी स्टिग्मा टैबूज हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेंसेस। और बहुत बड़ी चर्चाएं चलती हैं कि पीरियड्स में हमको जो जॉब करती हैं वो लेडीज को क्या हमें छुट्टियां देनी चाहिए या नहीं। ऐसी सब चर्चाएं भी चलती हैं। पर इतना बड़ा देश है, हाईली पॉपुलेटेड, वी कैन नेवर कम एट वन पॉइंट, क्योंकि हमारे हर स्टेट में अलग मान्यताएं हैं, अलग कल्चर हैं, तो इट इज डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है ये जो घर से बैलेंस करके चलना वो सही रहेगा।
कि आप जहाँ हैं, आपका फैमिली, आपका एजुकेशन, आप कितना समझ रहे हैं, उसको एक बैलेंस करके अपने घर का वातावरण ठीक करके चलो। जो कल्चर में है आप, वो कल्चर में, तो शायद वो हेल्प हो जाएगी। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली लेट मी टेल यू, एक लेडी मुझे मिली थी ड्यूरिंग माय सर्वे, वो मारवाड़ी थी, और कोइंसिडेंटली क्योंकि मैं बहुत यंग थी उस टाइम पे, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि आपके हस्बैंड इतना पान चबाते हैं, नो तम्बाकू खा के आते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब किस करने को बोलते हैं, क्या कर पाती हैं? तो शी वॉज सो डाउन, शी इज लाइक मैडम क्या बताऊं, उसको बोलती हूँ कि मुंह धो के आओ, और तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो यू नो ये इतनी इंट्रिकेट बातें होती हैं सफरंस की, वो किसको बोलने जाएगी, ये अच्छा नहीं लगता है, वो कौन सुनेगा उसका। अब ये सारी चीजें इकट्ठा होती हैं महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, हमारे पास आउटलेट नहीं है। किसको जाके आप अपनी सासू को थोड़ी बताएंगे या अपनी बहन को थोड़ी बताएंगे कि मेरा हस्बैंड पान तंबाकू खाता है तो ये प्रॉब्लम है। हम सेक्सुअलिटी तो डिस्कस ही नहीं कर पाते हैं, पीरियड्स भी डिस्कस नहीं कर पाते, तो क्या डिस्कस करेंगे। सारी चीजें तो इन्हीं इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं, और ये बहुत अपने यहाँ ये सोशल नो टैबू बहुत है। मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी नो 2010 में, तो वहाँ मैंने उनको पूछा था कि आपके यहाँ तो IVF वगैरह इतना कॉमन है, अगर लेडीज को नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं तो क्या होता है। उनके लिए ये जानना एक नई चीज थी कि सास उसको एब्यूज करती है क्योंकि वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही। उनके यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, वो कभी ऐसे रिलेशनशिप, एब्यूजिव रिलेशन से गुजरते ही नहीं है कि सास उनको बोलेगी तू रिस्पॉन्सिबल है, तूने बच्चा नहीं दिया, तू डायन है, तू अच्छी नहीं है, तेरे में प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ चलता है। तो ये सोशल बैकग्राउंड्स हमें क्लियर करना जरूरी है। अब अभी इंडिया में चीजें सुधरी हैं, लेडीज क्योंकि ज्यादा पढ़ रही हैं, सोशल मीडिया से एक्टिव हुई हैं, जुड़ी हैं, तो कम हुई है, पर ये गया नहीं है जी, अभी भी है, ये गया नहीं है, और जहाँ है वहां बहुत बुरी तरह है, यू कांट डिनाई। और अभी भी हाइजीन में भी यही हाल है, लोग अभी भी सैनिटरी नैपकिन्स को जलाते हैं, उन्हें कूड़े में डालते हैं, हर जगह ये इश्यूज हैं। नैपकिन्स यूज करते हैं, घर के उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। मैंने इसीलिए रिसेंटली मेरे NGO से सर्वे करवाया था मेंस्ट्रुअल हाइजीन में, और हमें काफी सारी ऐसी चीजें अभी भी मिली थी कि वो लोग अभी भी ये चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो मैम, ये वर्कशॉप्स और ये जिस तरह आप काउंसलिंग्स करते हो, तो इसके लिए आप बाहर भी जाते हो, आउट ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया में सूरत से बाहर कहीं जाते हो? मैं सीखने जाती हूँ। अभी तक मुझे सूरत से बाहर कोई इनविटेशन नहीं है, ऑनलाइन इनविटेशंस काफ़ी मिले हैं। तो मैंने काफ़ी लाइक पैनल डिस्कशंस ग्रुप्स में किए हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है, तो मैं टॉक्स देती हूँ अवेयरनेस के लिए, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक उनको चाहिए, तो वो मेरा चलता है। स्कूल्स सूरत में मैं बहुत सारे स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स में बुलाते हैं, तो वहाँ जाती हूँ, वहाँ मेंसेस के बारे में, हाइजीन, मेंटल हेल्थ, फिर प्री मेंस्ट्रुअल के बारे में पूछते हैं, तो उसके हिसाब से लेक्चर्स देती हूँ। तो यहाँ लोकल लेक्चर्स होते हैं काफ़ी, उसमें मुझे बुलाते हैं। और ऑनलाइन क्योंकि कोविड की वजह से सिस्टम काफ़ी लोगों के लिए आसान हो गई है, तो डायरेक्ट वहाँ बुलाने से उनको लगता है ऑनलाइन कर लो, तो ऑनलाइन यूट्यूब पे बुलाते हैं, पैनल डिस्कशंस हैं, वो सब चलता है। लाइव सेशंस? हाँ, लाइव सेशंस में बुलाते हैं, वो सब मैंने काफी किए हैं। तो मैंने यूनेस्को के कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने एक टॉक दी थी, ICAR न्यू दिल्ली का, उनका कोलैबोरेशन था यूनाइटेड नेशंस का, उनका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैंने उनको टॉक दी थी इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन फॉर यंगस्टर्स। तो ऐसे बुलाते हैं, इनवाइट मिलते हैं, तो काम करती हूँ, वो मेरा चलता है, बैकग्राउंड चलते रहता है। ओके। सो मैम, बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में और क्वालिटी में मैं चाहती हूँ कि लोग आपसे जुड़े, तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर शेयर कर दीजिए, और जब आपका पॉडकास्ट रिलीज होगा तो हम वहाँ पे भी लिंक्स आपके शेयर कर देंगे।
ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई कैन शेयर। मैं अपना वेबसाइट आपको बता देती हूँ। हाँ, वेबसाइट बता दीजिए। ये हमारा वेबसाइट है www.rutuja.org। इसमें आपको ईमेल आईडीज भी मिलेंगे। जिनको ऐसा लगता है, क्योंकि लेडीज को लगता है कि डायरेक्टली डिफिकल्ट है, माने नो वन टू वन हो जाए या पर्सनल बात कर लें, तो देन हम ईमेल आईडीज भी देते हैं। सो रुतुजा विमेन @gmail हमारा ईमेल आईडी है। ठीक है। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडलर है, वो है ऋतुजा _women। तो जो लोग, इवन वी आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, मेरा लिंक्डइन पेज भी है, तो किसी को लिंक्डइन से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली उसका वो भी बता देती हूँ। यूट्यूब चैनल भी है, सो जिनको ऐसा है कि हम इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम ऋतुजा _women, ये हमारा इंस्टाग्राम है, इससे आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज 2 है, फेसबुक पेज भी ऋतुजा _women के नाम से फेसबुक पेज है, और फेसबुक अकाउंट है ऋतुजा शाह करके। इसमें मुझे वो नहीं मिल रहा था टैग, और मैं ये सब खुद से सीखी हूँ। तो शुरू में क्या है, मुझे पता नहीं था सोशल मीडिया वगैरह क्या होता है। मैंने तो कोविड से सीखा फेसबुक कैसे यूज करते हैं, इंस्टाग्राम कैसे यूज करते हैं। मुझे यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स नहीं आती थी, मैं पूरा सब सीखी। पोस्टर्स बनाना नहीं आता था, वो भी सीखी। तो अब सारे मैंने जूम से, गूगल से कैसे मीटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, सब सीखा। फिर सारा ये प्रोग्राम, सो इसलिए कई बार वो नाम वगैरह ऐसे ही जाते हैं। और यूट्यूब चैनल में आपको हमारे सारे बैक प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। कुछ सेशंस हम डेलिबरेटली टू कीप द नो कॉन्फिडेंशियल उसको नहीं रखते हैं। तो काफ़ी प्रोग्राम्स हमने किए हैं, आपको 70-80 प्रोग्राम्स मिल जाएंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे। अराउंड 35 से ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल लेवल के एक्सपर्ट आ चुके हैं, और हमने अराउंड 15 से भी ज्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन में काम किया है। सो दैट्स I'm really honored to having you on my platform. या थैंक यू सो मच फॉर दैट। कहते हैं पर ना, ये सारा करते हैं धीरे धीरे। कहते हैं ना, where there is a will there is a way. या आपने सीखा क्योंकि आप चाहते थे। Dedication has to be there, otherwise कुछ नहीं हो सकता। या I really take my work very seriously, and I don't leave anything कि भाई इसको छोड़ दो। मैं जीती हूँ काम करने के लिए, सो मुझे काम करना है। मेरा पर्सनल नीड है काम करना, मुझे कुछ फेम पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू वर्क। सो वो जहाँ वहाँ ओपन होता है काम करना, आई एम वेरी हैप्पी। और उसमें बहुत कई बार बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। लाइक काफ़ी लोग, उनका क्या होता है 360 टर्न हो जाता है। तो मैंने देखे हैं बच्चे ऐसे, लड़कियां देखी हैं 20-22 साल की, इतनी फंसी पड़ी हैं, और सेशंस अटेंड किए, उसके बाद उनकी लाइफ कुछ और हो जाती है। तो मुझे लगता है वो एक इन्वेस्टमेंट है कि यहाँ कुछ सीख के गए अपने बारे में, और फिर वो अपनी इसमें क्या है, अपनी लड़ाई खुद से लड़ना है। पर अगर आपके पास वो बहुत सारे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो लड़ाई आसान हो जाएगी। मैं आपकी लड़ाई लड़ नहीं पाऊंगी, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ कि आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाए। तो मुझे तो सिर्फ वही काम करना है, माध्यम बनना है कि मैं लोगों तक वो इंस्ट्रूमेंट्स पहुंचा दूं। तो हम लोग ऐसी सीरीज चलाते हैं, जैसे हेल्थ मोडालिटीज की सीरीज चलती है, उसमें हर महीने में ऐसे प्रोग्राम्स लाती हूँ कि आप खुद का हेल्थ कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे, उसके लिए आपके पास क्या क्या है। तो कभी ताइची सीखिए, आप कभी किगोंग सीखिए, कभी म्यूजिक थेरेपी सीखिए। एक बार सीख लिया, फिर वो लाइफ लॉन्ग आप अपने आप उसका यूज करके अपने प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे वर्क कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि लेडीज अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद करने के लिए उनके पास वो साधन आ जाए, तो उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। फिर वो अपना अपना करती रहेंगी। एक बार आपको पता चल गया ना कि मुझे क्या चाहिए और कैसे करना है, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। पर वो आपको पहले वो पता तो चले कि ये कमी है, यहाँ अटके हैं। तो कोशिश रहती है कि वो उसको समझ में आए, उसको इंसाइट आए, और फिर वो साधन यूज करके आगे निकल जाए।
फिर उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जी। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे आज मुलाकात करके। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आई। ये मेरे लिए बहुत 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 रिस्पेक्ट की बात है। एंड थैंक यू व्यूअर्स। अब जैसे ही डॉक्टर नेहल शाह हमारे पॉडकास्ट पर रिलीज होंगी, और ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।